कहाँ तक हुआ था क्लास में? ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। हस्बैंड क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम, स्कोप ऑफ एचआरएम क्या है? कल आप लोग क्लास में नहीं थे ना? ऑनलाइन ज्वाइन किए थे? नहीं थे? अटेंडेंस चेक करें? नहीं थे आप लोग? तुम तो थे क्लास में। क्या होता है स्कोप ऑफ एचआरएम? अच्छा ठीक है। ठीक है, और एचआरएम क्यों इम्पोर्टेंट होता है? सोच के बोलो, क्लास में समझाई गई तो लिखने की कोई बात नहीं है, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसी के बारे में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बताओ क्या कर रहे हो? Behave yourself in class. No, behave yourself in class. Human resource management जो आपका सब्जेक्ट है, that is not just about HR. मैंने आपको पहले भी बोला कि इस चीज को मिस्टेक करने की कोशिश मत कीजिएगा कि आपको सिर्फ HR में ये कॉन्सेप्ट्स काम देगा। HRM पढ़ने के बाद जो इसका मेजर टेक अवे होता है वो ये होता है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कीजिए, चाहे आप फाइनेंस में आगे करियर बनाइए या मार्केटिंग में आगे करियर बनाइए या HR में या प्रोडक्शन में या सिस्टम्स में, किसी में भी आप ह्यूमन रिसोर्स रहेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तुम ही ह्यूमन रिसोर्स रहोगे जाकर के। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन and what is expected of you from the organization. तुम्हारा राइट्स क्या है, तुम्हारा बेनिफिट्स क्या है, ठीक है? तुम्हारा बेनिफिट्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, तुम्हारा राइट्स क्या है, क्यों तुमको एक सर्टेन वे में ट्रीट किया। तुम्हारा फोन सीज कर लेंगे अभी हम क्लास में। हमारी मम्मी को तो पता होगा ना कि तुम कॉलेज में हो, फिर you are not supposed to take out mobile phone in class. Please remember it for next time. Put it inside. So in that case you should know that what is expected of you in the organization. So these are the major takeaways that will not just help you in studying this subject. जो आपका कोर्स है इसमें इसको यूनिवर्सिटी में लिख के पास कर जाने के अलावा भी इस सब्जेक्ट से आपको बहुत सारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यू में हेल्प मिलता है। क्योंकि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, आपने सुना होगा व्हाई शुड आई हायर यू, ठीक है? ये भी क्वेश्चन रहता है कि व्हाट डू यू लास्ट में, जब सब वाइंड अप हो जाता है इंटरव्यू तब ये बोला जाता है कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। पूछते हैं ये लोग, पूछते हैं ना, क्या बोलोगे उस समय? यस मैम। क्या एक्सपेक्टेशन होता है? देखो तुम बीबीए किए हो, मान लो अगर बीबीए के कंडीशन पे, बीबीए के क्वालिफिकेशन पे नौकरी करते हो, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह जानती है कि तुमको कुछ नहीं आता है। ऑल दैट यू नो इज फ्रॉम द थ्योरीज, फ्रॉम द बुक, फ्रॉम एजुकेशन, राइट? जो तुम बुक से पढ़े हो उतना ही तुमको आता है, वो भी ये बात समझती है। लेकिन सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कितनी है? जब तुम इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ोगे तो तुमको भी ये समझना होगा कि वैसी ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर्ड होती है जो अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोवाइड करती है।
इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, धीरे 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 सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। साइड बाय साइड सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड होता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम जॉब सेटिस्फैक्शन पढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई और बात नहीं आई। रेस्ट इज अप टू यू कि आप सब्जेक्ट का कितना कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। अंडरस्टूड? ये आपके ऊपर है कि आप कितना समझ लेते हैं। 50 मिनट का, 40 मिनट का, 1 घंटे का जो लेक्चर होता है उसको तुम 3 घंटे तक समझ सकते हो एक वर्ड को। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऐसे ही होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके पीछे। अंडरस्टूड? तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ एचआर तुमको नहीं पढ़ना है तो तुमको ये इस एग्जाम में सिर्फ पास कर लेने से काम चल जाएगा। कहीं कहीं भी इंटरव्यू में बैठोगे, ह्यूमन रिसोर्स ही रहोगे, तो वो तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंटरव्यू के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, नाउ in today's class I'll mark your all attendance myself, ठीक है? So better be till the end of the class. HRM is the acquisition या फिर procurement, ठीक है? procure करना यानी कि लाना human resource को, procurement development यानी कि आपको जैसे उठाया जाता है, जैसे बीबीए करके तुमको अगर जॉब मिलती है तो क्या तुमको वैसे ही काम पे लगा दिया जाएगा? No. ट्रेनिंग दी जाएगी। दैट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। ओके, एक्विजिशन और प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब तुमको डेवलप कर दिया गया, इट्स फाइन, but there has to be certain things provided to you in the organization which will keep you maintained in the organization, like जैसे फैसिलिटी इक्विपमेंट्स। हाँ बोलो, फिर से बोलो। इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज, गुड रिलेशन, सेफ्टी। छोटी कंपनीज में काम क्यों करते हैं लोग? ताकि वहाँ का नहीं, तुम ये सोच देखो, बहुत सारी छोटी कंपनीज में तो ऑपरेट कर रही है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ 50, 60 या 100 तक लोग, उसको छोटा ही बोलोगे। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम पटना में बहुत सारा, डाक बंगला में बहुत सारा ऑफिस है। जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों करते हैं लोग छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम? तब तो कोई ना करे, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब डेफिनेटली ये है कि उसके पास उतना पैसा नहीं है देने के लिए जितना एमएनसी या कोई लार्ज कंपनी देती है। How do they maintain their candidates? कैसे मेंटेन करेंगे वो? सैलरी तो कम ही होती है छोटे ऑर्गेनाइजेशन। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वहां पे आपको अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोवाइड किया जाता है, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप है। आप जिस स्टेज पे अभी हैं कॉलेज में, इस एज में ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या करेंगे, पैसा मिलेगा जहाँ काम करेंगे, क्या एटीट्यूड होता है ना। रिलेशनशिप से क्या करते हैं आपको, उनको पैसा मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। When you come into your job life, you will feel that if people do not leave their jobs, they leave their bosses. ठीक है, अगर बॉस अब्यूसिव होता है या बॉस के साथ आपकी नहीं बनती है, ऑटोक्रेटिक अप्रोच है, ठीक है, इन दैट केस लोग नौकरी छोड़ते हैं अपनी बॉस की वजह से। इसीलिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंडरस्टूड? These are all the factors of maintenance at your workplace. उसके अलावा हेल्थ, उसके अलावा सेफ्टी, ये सब एचआर में बहुत मेजर टॉपिक्स हैं। बेनिफिट्स बहुत तरीके का, कई बार क्या होता है, जैसे आप जब अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करते हैं, सपोज आपका फ्रेंड कहीं ज्वाइन किया है एंड यू कंपेयर योरसेल्फ विद योर फ्रेंड हु इज वर्किंग इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू यू कंपेयर? इफ यू हैव द सिमिलर सैलरी, अगर सैलरी में 19-20 का फर्क है तो आप कंपेयर करते हैं कि भाई आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलती है। सपोज करो कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, सपोज करो कि पिकअप फैसिलिटी है, या बेनिफिट्स में ये है कि आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिला है। ओके, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है कि यू कैन चेंज द फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना,
You have two kinds of life. One is your professional life, the other one is your personal life. You need to pay importance to your personal life as much as you need to pay importance to your personal life or professional life, right? In that case, अगर आपको flexibility मिलती है workplace पे, that becomes a boon, that becomes a big benefit. ये सारी चीजें किसी एम्प्लॉय को वर्कप्लेस पे रिटेन करने या मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होती है. अंडरस्टूड? देन टिल सेपरेशन. सेपरेशन का मतलब जिस जिस तरीके से आप सेपरेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, किस किस तरीके से सेपरेट होते हैं तुम बताओ. सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन कैसे नहीं होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉइज कैसे कैसे फॉर्म में सेपरेट होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेशन का क्या मतलब? इस कॉलेज से सेपरेशन कब होगा तुम्हारा? जब तुम पास कर जाओगे. जब तुम पास कर जाओगे, या अगर किसी स्टूडेंट को बीच में रेस्टिकेट कर दिया गया तब भी सेपरेशन तो होगा ही. ऐसा होता है मैम? होता ही है. ब्लैक लिस्ट होते हैं स्टूडेंट्स. जरूरत से ज्यादा बदमाशी करेंगे तो होगा ही. जॉब डिसैटिस्फैक्शन. बताइए ऑर्गेनाइजेशन से कैसे कैसे किस किस फॉर्म्स में सेपरेशन होता है? जॉब सेटिस्फैक्शन. ट्रांसफर मैम. मैम डेथ्स, रिटायरमेंट्स. एक मिनट रुको जरा इसको. व्हाट इज योर नेम? ऋषभ इज आंसरिंग द क्वेश्चन. लेट हिम आंसर एंड देन आई विल टेक योर ओपिनियन. अगर उससे अच्छा पैसा मतलब तुम रिजाइन करके जाओगे? रेजिग्नेशन. गुड. और रेजिग्नेशन के अलावा बहुत से प्रोड्यूस हो जाते हैं इस तरह का, तो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है. लेकिन तुमको टर्म देना पड़ेगा ना. जैसे उसने बोला रेजिग्नेशन. एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर्स रिलेशन, फिर भी उसको रेजिग्नेशन में ही डालोगे ना. तुम रिजाइन करके चले जाओगे जिस भी कारण से. बट कोई और कारण? रिटायरमेंट. वेरी गुड. एक पॉइंट आया रेजिग्नेशन, दूसरा आया रिटायरमेंट, और तीसरा डेथ. वेरी गुड. और डिसमिसल. डिसमिस कर दिया गया. आपको पता है कि अगर बहुत सारे दो चार कंडीशंस होते हैं, जैसे कि आपने एम्प्लॉयर का प्रॉपर्टी डैमेज किया, आपका कोई राइटस या वायलेंट बिहेवियर है, आप कोड ऑफ कंडक्ट खराब कर रहे हैं, आप ड्रिंक करके ऑफिस चले गए और अपने कलीग्स के साथ मारपीट कर रहे हैं, मैनेजर्स के साथ. ये केस बहुत होता है. जब एम्प्लॉयर कब भी डिसमिस किया जाता है. रिटायरमेंट. ट्रांसफर. किसी ने ऑनलाइन से बोला ट्रांसफर. ट्रांसफर भी, ट्रांसफर इज नॉट सेपरेशन. मतलब उस पर्टिकुलर यूनिट से. ट्रांसफर इज नॉट सेपरेशन. ट्रांसफर का आप यू स्टिल वेरी मच अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर हायर तो बड़ा कंपनी कर लेता है तो उसमें छोड़ के, जिस भी कारण से तुम छोड़ के गए, आखिर रिजाइन करके जाओगे, वो सब तुमने जो पॉइंट बताया उसमें आ जाए. इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनी. दैट इज नॉट सेपरेशन. वो तो इंसॉल्वेंसी हो गई तो फिर खत्म हो गई. ठीक है? अंडरस्टूड? ले ऑफ. रिट्रेंचमेंट. रिट्रेंचमेंट माने कोविड के टाइम पे बहुत लोगों को सरप्लस एम्प्लॉइज होने की वजह से निकाल दिया गया था ना. निकाल दिया गया था. दैट इज रिट्रेंचमेंट. ओके. और ले ऑफ का मतलब होता है कि टेम्पररी टाइम के लिए ले ऑफ किया गया. 45 डेज ऐसे रहता है. तो यहाँ तक एचआर काम करती है. ओके. तो देयर इज एन एचआर साइकिल विद द एम्प्लॉइज. ये हमने इंट्रोडक्शन में किया. स्कोप में हम आपको बता दिए कि कहाँ स्कोप है. एक्विजिशन. एक्विजिशन में आता है एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट. उसके बाद डेवलपमेंट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग. ये सब धीरे धीरे बताएंगे. परेशान नहीं होना है कि ये क्या होता है. मैम बेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट मींस प्लेसिंग द राइट पर्सन. जैसे तुम बीबीए हो तो तुमको बीबीए लायक जॉब पे प्लेस किया जाएगा. अगर एमबीए लायक पे भेजा जाए तो तुम क्या करोगे? इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाओगे. राइट? और किसी एमबीए को अगर बीबीए के पोजीशन पे भेजा गया तो क्या होगा? सैलरी कम होगी मैम उसकी, दिक्कत तो है. परफॉर्म नहीं. अंडर यूटिलाइजेशन. हाँ बोलो. अंडर यूटिलाइजेशन होगा ह्यूमन रिसोर्स. यूटिलाइजेशन. सेक्शन भी हो सकता है. जितना तुम दे सकते हो उतना यूज नहीं कर पा रहा है. इसका मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पे भी
deficiency है कि they are not able to make full utilization of the human resource, क्योंकि हर एक आदमी का जब तक proper utilization नहीं होता है, अच्छी organization वही होती है जो हर employee की full और optimum utilization कर पाती है. Okay? Now, in today's class, taking the syllabus forward, we will do functions of HRM. देखो, when you are saying human resource management, यहाँ पे भी management word आता है. Okay. Functions of HRM. Wherever there is the word HRM, wherever there is the word M, which is management, आपको 5 functions of management याद होगा? Yes, ma'am. Planning, organizing, staffing, controlling, directing. ठीक है? याद है? ये फंक्शन तो मैनेजमेंट के साथ आएगा ही आएगा. इसके अलावा भी ऑपरेटिव फंक्शंस आता है ना? ऑपरेटिव यानी हर एक एक्टिविटी जो ऑपरेशनल काम होता है. प्लानिंग, अब तुम इसको नहीं पता, प्लानिंग का मतलब एचआरएम में प्लानिंग तो होती है, कितने लोगों को लेना है, कैसे लेना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे कराना है, क्या पॉलिसी है, क्या प्रोसीजर है. जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनती है, मान लो लीव की पॉलिसी बनी, वेकेशन की पॉलिसी बनी, मेडिकल फैसिलिटीज की पॉलिसी बनी, तो इन सब चीजों के लिए प्लानिंग होती है. ओके. ऑपरेटिव फंक्शंस में क्या क्या आएगा? जो एक्टिविटीज की जाती है. क्या क्या एक्टिविटीज होती है एचआर की, बताइए सर, जितना आपको आता है. हायरिंग और डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में क्या क्या, तो एक पूरा का पूरा टॉपिक. और बताओ, इसने बताया हायरिंग कि एचआर हायरिंग करता है. गुड. उसके अलावा पेरोल और मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज. मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलो. यस मैम. परफॉर्मेंस अप्रेजल. मैनेजिंग चेंज. हाँ ठीक है. तुमने काम किया ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, 1 साल के बाद तुम्हारी सैलरी बढ़ने का टाइम आया या प्रमोशन होने का टाइम आया, या तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ेगी कि तुम बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो, या ये डिसाइड होगा कि तुमको और ट्रेनिंग की जरूरत है, या ये और डिसाइड होगा कि तुमको अभी और प्रोबेशन पीरियड पे रखने की जरूरत है. ये सब परफॉर्मेंस अप्रेजल से होता है. ये सब छोटी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट करता है, लेकिन अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनमें सेपरेट डिपार्टमेंट्स होता है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को कोई आईसीआईसीआई बैंक का रिक्रूटमेंट हेड, रिक्रूटमेंट जोनल रिक्रूटमेंट हेड, वो सिर्फ रिक्रूटमेंट देखेगा. और ये एक ही चीज इतनी इलैबोरेट होती है, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होती है कि सब एक ही आदमी सब कुछ नहीं देख सकता. अंडरस्टूड? और फंक्शंस में क्या क्या आता है? मैम मेंटेनिंग सेफ्टी, हेल्थ इशू, मैनेजिंग चेंज, yes, मैनेजिंग एम्प्लॉय रिलेशन, retirement welfare, very good, social security. आप लोग तो पेरोल का क्लास ठीक से किए नहीं है,
जो लोग पेरोल अच्छे से किया उसका तो आधा सिलेबस डन है, आधा से ज्यादा डन है। आपको मालूम है कि नहीं कि एड ऑन कोर्स का सर्टिफिकेट मिलता है आप लोगों को यहाँ, प्रोवाइडेड कि आपका अटेंडेंस प्रॉपर हो एंड यू क्वालिफाई द एग्जाम, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज। ओके, और ऐसा है मैम? अभी तक तो नहीं मिला मैम। मैम तो एग्जाम तो हुआ नहीं, तो सर्टिफिकेट कब से? अटेंडेंस भी मैटर करता है। चलो, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग किसी ने नहीं बोला, तुमने डेवलपमेंट बोला। यस मैम, ट्रेनिंग भी होगा मैम। मैम हम ट्रेनिंग बोल देते हैं। ओके, क्लास में प्रॉब्लम होता है तुम लोगों को, कभी झगड़ा लड़ाई होती है? होती है, ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है, ठीक है, वेरी गुड। नाउ यू केम टू द पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी एचआर का पार्ट होता है। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसका मैनेजमेंट किया, प्रॉब्लम है किसी को तो वो कहाँ जाके बोलेगा? कहाँ बोलेगा? कंप्लेन किसको किया जाता है? मान लो हैरेसमेंट हुआ, कोई हैरेसमेंट का केस है, ये केसेस आता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, वुमेन हैरेसमेंट, कास्ट हैरेसमेंट, ठीक है, ऐसी चीजें हर गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में इन चीजों पे ध्यान दिया जाता है और बॉडीज बनाई जाती हैं ताकि किसी तरीके का अगर प्रॉब्लम हो तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उसको रिड्रेस कर सके। ग्रीवेंस रिड्रेसल, समझ में आई बात? ग्रीवेंस मतलब केस। एक क्या होता है, मार्कर मिलेगा। मैम तो मैम पिछले क्लास में मैं आप बताई थी कि ग्रीवांस में कंप्लेन हुआ, जैसे हम लोग कंप्लेन लेटर लिखते हैं, इट्स टाइप ऑफ कंप्लेन इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पेरोल क्लास में, यहाँ पे हमको याद है। ग्रीवेंस रिड्रेसल, ग्रीवेंस और कंप्लेंट में क्या फर्क होता है? ग्रीवेंस मतलब समझते हैं आप लोग? क्या? शिकायत। कंप्लेंट मतलब फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? कंप्लेंट वो होता है जो मतलब ग्रीवांस होता है कि हम अपने कलीग्स से हम आपको बोल दिए, लेकिन कंप्लेंट नो मैम, मतलब कलीग्स के साथ जो भी होता है वो ग्रीवांस होता है, और कंप्लेंट बाकी हम डायरेक्ट जाके अपने एचआर को बोले या फिर मतलब जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको जाके। वो आ रही है क्या? मैम ग्रीवांस हाई लेवल का होता है जो फॉर्मल कंप्लेंट बोल सकते हैं। हम अपने कॉलेज में देखे तो आपको जो हम बोले वो मैम ग्रीवांस हुआ, बट आप जाके मैनेजमेंट को बोलेंगे कोई प्रॉब्लम वो कंप्लेंट होगा। ग्रीवेंस एम्प्लॉय के बीच होता है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में डिससैटिस्फैक्शन होता है। ग्रीवेंस रिड्रेसल फंक्शन ऑफ एचआर पढ़ा रहे हैं, इंट्रोडक्शन का जो क्लास है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो, तुरंत हम एक्टिविटी तो फटाफट खत्म हो जाएगी, लेकिन आप फंक्शन समझिएगा कि ये भी काम एचआर का होता है, वो भी काम एचआर का होता है, तब आपको समझ में आएगा कि एचआर मैनेजमेंट क्यों मुश्किल और टेक्निकल होता है। इसीलिए हम इंट्रोडक्शन पे थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हैं। और तुम लोगों का भी जब एड ऑन लिए थे तो तुम लोगों को ये समझाए थे कि जब एलपीजी पढ़ते हैं आप, क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन 1991 जब आप पढ़ते हैं तो आप अगर मार्केटिंग पढ़ेंगे तो उसको अलग एंगल से पढ़ेंगे, फाइनेंस पढ़ेंगे तो उसको अलग एंगल से पढ़ेंगे, जब एचआर पढ़ेंगे तो आप उसको अलग एंगल से पढ़ेंगे, तब आप समझेंगे कि एलपीजी का एचआर पे क्या प्रभाव पड़ा और उसके बाद से एचआर कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। इसलिए हर चीज को समझने के लिए ये लिंक बना होता है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में डिससैटिस्फैक्शन होता है, तुमको क्लास में डिससैटिस्फैक्शन होता हो इन जनरल? यस मैम, क्लास में होता है, घर में होता होगा, घर में होता है कभी कभी, पापा मेरी ये बात नहीं सुन रहे हैं, ये डिससैटिस्फैक्शन ही है। यस मैम, बात नहीं सुन रहे, समझ ही नहीं रहे क्या बोल रहे हैं, और मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो समझ नहीं रहे, होता है ये डिससैटिस्फैक्शन। यस क्लास में भी होता होगा कुछ डिससैटिस्फैक्शन? नहीं है। सर ये में पावर सर बोले ठीक ठीक कर रहा है।
ओके, सो डिससैटिस्फैक्शन हो, ऑर्गेनाइजेशन में डिससैटिस्फैक्शन किस किस तरीके से हो सकता है, बताओ क्या क्या कारण हो सकता है? सर बहुत सब मतलब वर्क का प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, लो सैलरी से होता है, और डिससैटिस्फैक्शन का मतलब कि कुछ डिससैटिस्फैक्शन का मतलब कि वैसी फीलिंग जो किसी तरीके की इनजस्टिस से अराइज हुई हो, तुमको ये लगता, अब जैसे हम क्लास में मार्किंग करें और बिना कुछ लिखे हुए इसको हम 18 नंबर दे दें और लिखने के बाद इसको हम 15 नंबर दें, तो ये डिससैटिस्फैक्शन होगा इसको कि वो तो कुछ नहीं लिखा, उसको 18 नंबर आते। दिस इज द फीलिंग ऑफ इनजस्टिस। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में इनजस्टिस का क्या क्या कारण होता है? मेरा ट्रांसफर कर दिया जानबूझ करके मेरे होम टाउन से दूर, अगले का ट्रांसफर उसको होम टाउन पे दे दिया, मैं ड्यू हूँ प्रमोशन के लिए, लेकिन किसी अगले का मेरिट बेसिस पे अगर प्रमोशन हो गया, कुछ भी हो सकता है, उसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए था, मुझे मेरा होना चाहिए था बिकॉज आई एम ड्यू फॉर प्रमोशन, उसका कर दिया, राइट? परफॉर्मेंस अप्रेजल, मेरा अप्रेजल कम किया जबकि मैंने साल भर काम किया, ऐसी चीजें डिससैटिस्फैक्शन करती है। मेरे काम करने के बाद भी मुझे जनरल ड्यूटी नहीं मिल रही है, मुझे शिफ्ट में ही रखा जा रहा है, शिफ्ट की ड्यूटी इज ऑलवेज कंसीडर्ड, यू नो, समटाइम्स इट इज superior to general shift. मैम अंडरपेड हो सकता है, बोलो, मैम अंडरपेड underpaid to an extent, yes, if the peers are getting more pay, हम बोले कि injustice, ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता है, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है जो आपका डिससैटिस्फैक्शन को कम करे। मतलब अगर एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे इनिशियल लेवल पे इसको ये प्रॉब्लम है ऋषि को कि मैम उसको मार्किंग दी, इट इज माय ड्यूटी कि हम, अगर मैंने इनजस्टिस नहीं किया है तो उसको बुला के समझाएं कि देखो उसमें और तुम्हारे में ये फर्क है, try to convince him so that psychologically he doesn't get into the fact that injustice has been done to him. तो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये होता है जो डिससैटिस्फैक्शन को वहीं तक रोके। लेकिन अगर डिससैटिस्फैक्शन को बढ़ने दिया जाता है, दैट रिजल्ट्स इन कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है कि तुम्हारे बगल में कोई बैठा है, तुम उसको बोल दो अरे मेरा ट्रांसफर कर दिया है वहां, तुम अपने जूनियर को बोल दो, तुम अपने सीनियर को बोल दो, तुम साथ वाले को बोल दो, तुम पानी पिलाने वाले को बोल दो, तुम किसी को बोल दो। लेकिन ग्रीवेंस का मतलब होता है व्हेन यू आर टेकिंग द मैटर टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी रिड्रेसल के लिए, तब वो कहता है ग्रीवेंस। अगर उस ग्रीवेंस को भी एचआरएम सॉल्व नहीं करता है, then that leads to industrial dispute. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में दो चीजें आती हैं, लॉकआउट जिसमें मालिक ताला बंद कर देता है, एंड स्ट्राइक। स्ट्राइक के बारे में सुने हो? स्ट्राइक इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्शन रुक जाता है, सब कोविड में देखे थे ना, स्ट्राइक में भी वही होता है, सारे मजदूर काम करने से मना कर देते हैं, एक दिन का प्रोडक्शन लाइन डिसाइडेड होता है कि आज का कितना मैन्युफैक्चरिंग है, आज का कितना है। अब सोचो कि अगर 10 दिन स्ट्राइक हो गया और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो कितना नुकसान हो जाता है, ठीक है? इसीलिए एचआरएम को इनिशियल लेवल पर ही बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है ताकि मैटर आगे ना बढ़े। अंडरस्टूड? सो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल is also something which comes under human resource management. These are the functions of human resource management. Understood? फंक्शन समझ में आया एचआरएम का? यस मैम। और जितना एचआर का एक्टिविटी है सब ऑपरेटिव में आएगा, ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना। अब ट्रांसफर भी इतनी सिंपल सी चीज नहीं है कि ट्रांसफर करते रहे। ट्रांसफर का मतलब होता है स्टाफ को कॉम्पेंसेट करना। तो पटना के बिग बाजार में काम कर रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे परफॉर्मेंस अप्रेजल पे ध्यान रखती है कि तुम यहाँ पे कैसा काम किए, ठीक है। आफ्टर अ ईयर ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि आपका टैलेंट अंडर यूटिलाइज्ड है, आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पटना स्टैंडर्ड पे, तो आपको किसी बड़ी जगह पे भेज दिया जाना चाहिए।
वहां का काम आप ज्यादा बखूबी संभालेंगे। अंडरस्टूड? वो ट्रांसफर उस बेसिस पे होगा। दूसरी बात, कोई दिल्ली के मेन बिग बाजार में काम कर रहा है, यू नो देयर इज अ डिफरेंस। आप जब सिटी टू सिटी वैरी करते हैं, अब जैसे बेगूसराय या ऐसे जगह पे जो मार्ट्स होते हैं या लोग होते हैं, क्या वहां पे एक हाईली ट्रेन्ड जो स्टाफ होता है उसको आप जनरली नहीं देखेंगे। वो लोग थोड़ा आपको लगेगा कि थोड़ा अनट्रेन्ड है, लेकिन चल जाता है वहां। बट आप पोस्ट लोकेशन पे अनट्रेन्ड स्टाफ नहीं रख सकते, राइट? ये सारी चीजें भी देख करके ट्रांसफर और प्रमोशन किया जाता है। अब दिल्ली में मेन एरिया में जो हेडक्वार्टर्स है, मान लो वहां पर कोई बंदा काम करता है और उसका अप्रेजल इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है, उसका अप्रेजल इतना अच्छा नहीं होता है, एंड देन लगता है ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई दिल्ली में ऐसे लोगों से काम नहीं चलेगा, इसके बदले किसी अच्छे स्टाफ को लाना चाहिए। वो ट्रांसफर कर देगा पटना, कि आप छोटे जगह पे रहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये सारी टेक्निकल चीजों को भी ध्यान रखा जाता है ट्रांसफर एंड प्रमोशन से। अंडरस्टूड? थियरी ऑफ मोटिवेशन पढ़े हो? वो भी पढ़े हो? सब्जेक्ट क्या है? क्या मैम दे दी ना? थियरी कोई बात नहीं है, दिमाग से निकल गया। मोटिवेशन तो समझ में आया ना? मोटिवेशन का क्या मतलब होता है? एम्प्लॉय एचआरएम का एक ऑपरेटिव फंक्शन मोटिवेट करना भी होता है ना, मोटिवेशन देना। किस तरीके का मोटिवेशन देता है एचआरएम? सपोज करो कि ये एक है बंदा जो डेविड मैक्लेलन की 3 नीड्स थ्योरी याद है? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर। यस सर। हाँ, ये एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी थी। इस थ्योरी में ये बोला गया कि हम लोग जो लोग होते हैं, हर लोग, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच जेंडर वी बिलोंग टू, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एज वी बिलोंग टू, यानी आप किसी भी एज के हो, किसी भी जेंडर के हो, हम लोग 3 में से एक नीड से हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। और वो इनेट नहीं है, यानी कि वो बाय बर्थ नहीं है, वो अक्वायर्ड है थ्रू द ईथॉस, थ्रू योर एक्सपीरियंस। तुम्हारे लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस है, तुम्हारा रूममेट है जो यूपीएससी क्वालिफाई कर गया, अब कर गया, तो तुमको लगा कि भाई कैसे कर लिया, मुझे भी करना है। ठीक है, मुझे भी करना है। कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कहाँ कोचिंग किए, फिर क्या होता है? फिर आपका भी नीड ऑफ अचीवमेंट बढ़ता है। आपको भी लगेगा अच्छी चीजों और पॉजिटिव चीजों के कांटेक्ट में रहिएगा, तो ये होता है। देन योर नीड फॉर अचीवमेंट इज देयर। ऑर्गेनाइजेशन में भी जो मैनेजर होता है उसको ये समझना होता है कि किसका क्या नीड है। तो तुम सोचो कि हर एम्प्लॉय को उस तरह मैनेज किया जाता है। सपोज दिस पर्सन इज वन पर्सन who is motivated by the need of achievement, यानी कोई कुछ टफ सी चीज या टफ सा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके इसको खुशी मिलती है, इसका सेंस ऑफ अचीवमेंट फुलफिल होता है। जब इसके नीड को हम फुलफिल करेंगे तो ये अपना 100% एफर्ट देगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट है, इसके लिए भी बेनिफिट है। अब जैसे मान लो कि कोई प्रोजेक्ट है जो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में चल रहा है। नाउ वी हैव टू एक्सपैंड इट इन चेन्नई। चेन्नई इज अ बिग सिटी, चेन्नई में एक्सपैंड करना है, तो हम देखेंगे कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, ये बंदा अच्छा काम कर रहा है और इसको बहुत ललक है चीजों को अचीव करने के लिए, क्योंकि चेन्नई में तो आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा, जीरो से। हम उसको उस प्रोजेक्ट में डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये मोटिवेटेड रहेगा, बिकॉज ही इज मोटिवेटेड बाय द नीड ऑफ अचीवमेंट। क्या हो रहा है? तुम किस बात पे हंसी आ रही है? बताओ, क्लास में कुछ तो फनी नहीं चल रहा, तुम सुन नहीं रहे हो, फिर ये गलत बात है। नहीं पढ़ना है, सिर्फ एग्जाम पास करना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत बच्चे हैं जिनको पढ़ना है, आगे कुछ करना है, ये गलत बात है। बहुत देर से देख रहे हो, तुम स्माइल कर रहे हो। Then that is need of achievement. Abraham Maslow की नीड हायरार्की थ्योरी, उसका नीड भी आप समझेंगे तो आपको पता मैनेजमेंट को क्यों एचआरएम में एमबीए करके जाया जाता है। यही सब रीजंस की वजह से कि जब तक तुम थ्योरी जानते नहीं हो, तुम लोगों को मैनेज करोगे कैसे, तुम माइंड्स पढ़ोगे कैसे? अंडरस्टूड?
तो सारा मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनेंस अलग है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहीं काम नहीं है, सब जगह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काम आता है। हाँ, इवॉल्व हो रहा है, ये अलग बात है। सो दीज आर ऑल द मोटिवेशन इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ HRM। समझ में आया कैसे? कैसे समझ में आया? अभी एक एग्जांपल दिए हैं तो उसी तरीके से नीड ऑफ पावर से जो लोग मोटिवेटेड होते हैं, जिनको पावर चाहिए, पावर चाहने वाले लोग कैसे होते हैं? वो आर्ग्यूमेंट में हमेशा चाहेंगे कि मेरा लास्ट सेफ हो, लास्ट बात। घर में भी ऐसे लोग मिलते हैं ना, नीड ऑफ पावर वाले, हम जो कह दिए बस वो कह दिए, इसके आगे कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। पापा ठीक है, इन जनरल पापा ठीक है, इन जनरल मम्मी भी होती है कहीं कहीं, मम्मी है मैम। हाँ वही मम्मी पापा जो भी ऐसे लोग होते हैं, हम जो कह दिए वो कह दिए, इसके आगे कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। ये ऐसे लोग कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। लेकिन जब हम इनके नेगेटिव एस्पेक्ट को देख रहे हैं तो आपको इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना होगा। There is a reason why people who are motivated by the need of power are also required in the organization and they are also put to use. ऐसे लोग अच्छे लीडर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग अच्छे लीडर्स होते हैं। आप देखेंगे कि ठीक है पापा अगर डोमिनेटिंग है तो वो डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाते हैं, और क्योंकि खुद डिसिप्लिन्ड होते हैं ऐसे लोग, इसलिए वो सामने वाले से भी डिसिप्लिन चाहते हैं। जो आदमी खुद कभी लेट नहीं होता है वो सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करता है कि वो टाइम पर आए, होता है कि नहीं? तो these people are the best leaders in the organization। पावर चाहने वाला कैसा होता है? उसको लगता है कि हम कंट्रोल करके रखें, राइट? होता है ना ऐसे लोग, ऐसा होता है। नीड फॉर मोटिवेशन की अगर बात हो तो नीड फॉर एफिलिएशन, एफिलिएट माने होना मतलब क्या होता है? आपका कोर्स इज एफिलिएटेड टू AKU, माने AKU से जुड़ा हुआ है। नीड फॉर एफिलिएशन, ग्रुप जब बनाते हो, जब ग्रुप बनता है 7-8 लोग तुम लोग एक ग्रुप में रहते हो, ऐसा एक बंदा जरूर होता होगा ग्रुप में जिसका भी कोई ओपिनियन नहीं होता, जो ग्रुप बोला वही ठीक, जहाँ चलने बोल दिया चल दिया। यू देन यू आर मोटिवेटेड बाय द नीड फॉर एफिलिएशन। और ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं। जब ग्रुप में टास्क एलोकेट होता है, ग्रुप में जब टास्क एलोकेट होता है, जनरली कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो 8 से 10 लोग टीम में काम करते हैं, ठीक है, तो वैसे में जब टास्क एलोकेट होता है तो उसको जो मिल जाएगा वो काम कर देगा, ठीक है, वो काम कर देगा। दूसरी बात, वो ज्यादा अगर ग्रुप में किसी 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है तो वो चाहेगा कि सब शांति मेंटेन करो, वो शांति करने की कोशिश करेगा, कोलैबोरेट करके। द सेंस ऑफ कोलैबोरेशन इज मोर in people who are affiliated, who are motivated by the need of affiliation। वो ग्रुप में सबको खुश करने की कोशिश करता है। they want to be accepted in the group, and this is the reason why these people they never put some new idea or opinion। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि मेरा आइडिया रिजेक्ट हो जाएगा, तो ग्रुप एक्सेप्टेंस नहीं होगा, डर लगता है, ट्रू, फियर ऑफ रिजेक्शन। लेकिन ऐसे लोग होते हैं कि नहीं? तो ऐसे लोगों को भी मोटिवेशन का नीड दीजिए, आप उनको ग्रुप में रखिए। अकेले चलने वाले कौन लोग होते हैं? लीडर who are motivated by the need of power। इसीलिए HR मैनेजर जो होता है उसको हर थ्योरी, हर कुछ पढ़ा हुआ होना जरूरी होता है। अब आज की क्लास में समझ में आया फंक्शंस ऑफ HRM क्या क्या होता है? जैसे आप धीरे धीरे और प्रोसीड करेंगे आपको और समझ में आएगा। अब लिखिए functions of HRM, फटाफट एकदम राइट डाउन। मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ HRM, पॉइंट्स पे नोट करो एकदम, बुलेट पॉइंट्स में, पैराग्राफ बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ HRM: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। स्टाफिंग नहीं होगा। प्लानिंग, organizing, directing, controlling। दूसरा लिखो ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिव फंक्शंस,
ऑपरेटिव फंक्शंस में पहला पॉइंट डालो, प्रोक्योरमेंट। पहला पॉइंट डालो प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में लिखो जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस ये सबको डिटेल में पढ़ना है, धीरे धीरे हम लोग क्लास प्रोसीड करेंगे, सब बताएंगे। जॉब एनालिसिस। दूसरा लिखो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एचआर प्लानिंग लिखो शॉर्ट में उसको, एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट लिखो रिक्रूटमेंट, नेक्स्ट सिलेक्शन, हाँ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन। सिलेक्शन के बाद क्या बोली मैम? इंडक्शन, INDUCTION, इंडक्शन। डेवलपमेंट में लिखो, नेक्स्ट टॉपिक प्रोक्योरमेंट खत्म, डेवलपमेंट में लिखो परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल स्पेलिंग में PERFORMANCE, परफॉर्मेंस अप्रेजल, APPRAISAL, अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद देखो ट्रेनिंग, उसी में पॉइंट पॉइंट देके फटाफट लिखते जाओ। ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, करियर प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, सॉरी टैलेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट करियर डेवलपमेंट के बाद क्या बोलिए? करियर डेवलपमेंट, उसके बाद लिखो टैलेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालो कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन में डालो जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन, वेज एंड सैलरी, पेरोल, बोनस एंड इंसेंटिव, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो इंटीग्रेशन। ये सब एचआर के ऑपरेटिव फंक्शंस हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में डालो जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल, रीड्रेसल, REDRESSAL, ग्रीवेंस रिड्रेसल। नेक्स्ट हेडिंग डालो मेंटेनेंस। मैम ग्रीवांस क्या बोलिए, एक बार और बोलिए। रीड्रेसल, स्पेलिंग में REDRESSAL, रीड्रेसल। मेंटेनेंस, मैम ऑपरेटेड फंक्शन में लिखो। मैम ऑपरेटेड फंक्शन में लिखना। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में लिखो सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर, सेफ्टी, हेल्थ एक्सेट्रा। ठीक है, इतना हम लिखवा दिए। इसके अलावा भी फंक्शंस कहीं मिलेगा तो आप पढ़िएगा। Say your roll call. Roll number 1, 2, मैम रोल नंबर 2 मैम। 2 present, 3 Present, ma'am. 4 5 Yes, ma'am. 5. 7 8 9 प्रेजेंट मैम। 10 प्रेजेंट मैम। 11 12
13, 13 present, ma'am. 14, 15, Present, ma'am. 16, 17, 18, 19, 20, Present, ma'am. 20. 21, 22, 23, 24, Present, ma'am. 24. okay, 25, 26, 27, 28, 29, 29 present, ma'am. 30, 31, 32, Yes, ma'am. 33, 34, Present, ma'am. 35, 36, 37, 38, 39, Yes, ma'am. 39. okay, 40, 41, 42, 43, 45, Yes, ma'am. Present, ma'am. 44. 44, 45, both present. 46, 47, 48, Present, ma'am. 49, Yes, ma'am. 49. 50, 51, 51 present, ma'am. okay, 52, 52 present, ma'am. 53, 54, 55, 56, 57, 58, Present, ma'am. 58. okay, 59, 60, Yes, ma'am. 61, 60. Present, ma'am. 61. 60, 61, both present. 62, 63, 64, 64 present, ma'am. okay, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, Yes, ma'am. 76. Niharika, 77, Yes, ma'am. 77. 78, 79, 80, 81, Present, ma'am. 81. 82, Present, ma'am. 82. 83, 84, 85, 86, 86, 86. Okay. मैम रोल नंबर 40 का अनम्यूट नहीं हो रहा है मैम। 41. 40 मैम। आशीष सोनी। Okay. Okay. Pay attention to your roll calls always. ठीक है, अगर किसी का मिस हो जाए तो प्लीज बोल देना। मैम मेंटेनेंस में क्या बोले थे? मेंटेनेंस में अब तुम अपने बैचमेट से ले लो, ठीक है? चलो। ठीक है, मैम। In the next class.